हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ रही दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आखिर क्या ऐसी वजहें हैं जिसके चलते भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल के समय में जो तल्खी है और अधिक बढ़ती हुई दिख रही है? दोस्तों, हाल के समय में 2-3 गतिविधियां ऐसी हुई हैं जिसके बारे में हम लोग आज की इस विशेष चर्चा में बातचीत करेंगे, जिससे आप इस बात को समझ पाइएगा कि राइट नाउ भारत और बांग्लादेश के बीच में जो खींचतान है वो किस तरीके से और अधिक बढ़ रही है। और इससे निश्चित तौर पर भारत की अपनी विदेश नीति के कंटेक्स्ट में भी जो एक इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। हम सभी जानते हैं कि भारत बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार या फिर नेपाल, भूटान आदि देशों के साथ में पहले पड़ोस की नीति को महत्वपूर्ण तौर पर अपनाता रहा है। और ऐसे में जबकि बांग्लादेश के द्वारा हाल के समय में चीन के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में चीन को आमंत्रित करने की बात की जा रही है और चीन के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि आप केवल यहाँ पर आइए, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, क्योंकि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में केवल हम ही हम हैं, बाकी जो ये भारत का उत्तर पूर्वी इलाका है यह तो लैंड लॉक्ड है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच का जो तनाव है ये निश्चित तौर पर और अधिक गहराता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कई सारे एंगल्स पर विचार करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से भारत राइट नाउ अपने पहले पड़ोस की नीति के माध्यम से बांग्लादेश के साथ अपनी साझेदारी को कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किस सीमा तक कंटिन्यू करना चाहिए, और इससे संदर्भ में जो बांग्लादेश में गतिविधियां चल रही हैं वो क्या कुछ कहती हैं। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की इस खींचतान के कारण जो आसपास के अन्य देश हैं जैसे कि म्यांमार या फिर नेपाल या फिर भूटान, इनके बीच में किस तरीके से एक स्ट्रेस की स्थिति, कंसर्न की स्थिति रेज हो रही है, उठ रही है, इसके बारे में हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ पर आज की इस विशेष चर्चा में एक और बहुत ही ताज़ा एवं खास पहलू पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सामने पैनल पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि भारत के द्वारा साल 2020 से बांग्लादेश को जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी दी गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द किया गया है, इसके पीछे की जो वजहें हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इसके माध्यम से आप भारत बांग्लादेश के बीच जो वर्तमान में संबंधों का दौर है इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके आधार पर यदि आपसे कभी भी इन दोनों देशों के बीच के रिलेशनशिप को लेकर के सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से बेहतर तरीके से वर्तमान स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, वर्तमान घटनाक्रम को समझते हुए उसका एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो आज की इस चर्चा में हम लोग इन सभी पहलुओं को देखेंगे, समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको एक खास बैच के बारे में बता दूं। यदि आप में से कोई भी कैंडिडेट सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है या फिर उसके बारे में विचार कर रहा है कि हम 2026 या फिर 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस को अच्छे से पढ़ें, समझें, तो दोस्तों आपका स्वागत है इस खास बैच में। 11 अप्रैल से शाम में 6 बजे से इस बैच की शुरुआत हो रही है। यदि आप हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बैच बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है। इस बैच के बारे में जो भी खास फीचर्स हैं इसके बारे में आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इसके जरिए आपको एफोर्डेबल फी में इस कोर्स में आसानी से एडमिशन मिल सकता है। इसके बारे में और भी कुछ यदि आपको क्वेरी है तो आप मुझसे dilip.kumar@studiiq.com नामक जो मेरा मेल आईडी है, ऑफिशियल मेल आईडी, इसके जरिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हो गई इस फाउंडेशन बैच को लेकर के। अब हम लोग फिर से इस मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। सामने मैंने पैनल पर ये जो मानचित्र है ये मेंशन किया हुआ है। इस मानचित्र को समझने की बहुत अधिक जरूरत है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है कई सारे देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है और इनमें भी सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है तो बांग्लादेश के साथ, है ना। बांग्लादेश के अलावा जो म्यांमार है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, इन सभी के साथ
इन उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाएं कमोबेश कुछ न कुछ साझा होती हैं, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहां पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि हम लोग जब लगातार बात कर रहे हैं कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को भारत के द्वारा रद्द कर दिया गया है, तो इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं। यदि मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो आप शायद अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि मान लीजिए कि आपके गांव से होते हुए एक सड़क जाती है और वो सड़क एक दूसरे गांव तक जाती है, ठीक है जी, और आपके गांव से जो सड़क होते हुए जा रही है दूसरे गांव में, वो सड़क कहीं से आ भी रही होगी। मान लीजिए कि जहां से वह सड़क आ रही है या फिर आपके आसपास का कोई ऐसा गांव है जिसका आपसे थोड़ा सा नुक्ताचीनी वाला संबंध है, वैसे में उस गांव के माध्यम से यदि कोशिश की जाएगी कि भाई हम तीसरे गांव में अपना सामान भेजना चाहें, तो आपसे गुजारिश करेगा कि सर हम चाहते हैं कि आपके इस गांव से इस रास्ते से होते हुए हम अपना सामान भिजवा दें। तो यदि आपके और उस गांव के बीच में, आपके गांव और उस गांव के बीच में यदि संबंध ठीक है, तो आप उसे मना नहीं करेंगे। आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप ले जाइए। कहिए तो मैं अपनी बैलगाड़ी से या फिर मैं अपने वाहन से, किसी भी वाहन से आपके सामान को ले जाऊंगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। वो भी कहेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन यदि आपके गांव और उस गांव के बीच में नुक्ताचीनी की जो स्थिति है वो बहुत अधिक बढ़ गई, पहले उतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति हो गई, लाठी डंडा सब निकल गया, तो ऐसे में यदि वो आज की डेट में यदि चाहेगा कि भाई हम अपना सामान आपके गांव के रास्ते से होते हुए और तीसरे गांव में भिजवाएं, तो आप शायद मना कर देंगे। आप कहें कि गेट आउट फ्रॉम माई रीजन, तुम हमारे क्षेत्र से बाहर चले जाओ, नहीं तो उठा करके पटक देंगे। तो ऐसी ही स्थिति राइट नाउ यहां पर देखने को मिल रही है। कहने का मतलब कि जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश अपने सामान को म्यांमार, नेपाल या फिर भूटान भेजने के लिए भारत के बंदरगाह या फिर जो हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट आदि रहते हैं उनका इस्तेमाल करता है, और उनके माध्यम से जाहिर सी बात है बांग्लादेश तो यहां पर है ना, बांग्लादेश की स्थिति यह है। तो यहां से यदि म्यांमार में सामान भेजना है कहीं दूसरी जगह पर, तो इन रास्तों से होते हुए जाना चाहता है, या फिर जो भूटान या फिर नेपाल वाले क्षेत्र में भेजना चाहता है तो फिर भारत के इन क्षेत्रों से होते हुए जाएगा, या फिर बंदरगाह का इस्तेमाल करे या फिर भारतीय एयरपोर्ट का इस्तेमाल करे। बांग्लादेश चीर करके तो नहीं जा सकता है, यदि चीर करके जाता तब तो फिर बात ही अलग थी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब यहां पर इस बात को समझिएगा कि जब भारत के द्वारा मना कर दिया गया कि नहीं नहीं अब हम अनुमति नहीं देंगे, तो फिर क्या इससे बांग्लादेश का व्यापार भूटान, नेपाल और म्यांमार से सहज और सरल तरीके से हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। तो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला ये कि भाई यदि भारत के द्वारा ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रोका जा रहा है तो उससे बांग्लादेश को तो नुकसान होगा ही होगा। दूसरी बात यहां पर भारत को यह भी विचार करनी होगी कि इससे नेपाल और भूटान जैसे देश या फिर म्यांमार जैसे देश ये भी अपनी चिंता जाहिर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि जो तीसरा गांव था आपके गांव के बगल में है, वो चाहेगा कि भाई हम आपसे बातचीत करें और जो हमारे यहाँ पर सामान आता था दूसरे गांव से उसको किसी भी कीमत पर लाया जा सके, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपको विचार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि भाई ये जो व्यक्ति है, ये जो गांव के लोग हैं, ये चाहते हैं कि हम उस वाले गांव से सामान मंगवा ही ले, और हम जो है वो ठान करके बैठे हुए कि नहीं हम सामान लाने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं लाने देंगे? क्योंकि संबंध खराब हो चुका है हमारा इस व्यक्ति के साथ, इस गांव के साथ में। तो ऐसे ही यहां पर नेपाल, म्यांमार और भूटान जैसे देशों के संदर्भ में एक कंसर्न रेज हो सकता है। ये चाह सकते हैं कि भाई भारत से इस विषय पर बातचीत करें या फिर इस विषय को विश्व व्यापार संगठन के समक्ष उठाएं। अब विश्व व्यापार संगठन की भी भूमिका यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके बारे में भी हम लोग अभी बातचीत करेंगे कि आखिर विश्व व्यापार संगठन की भूमिका इस कंटेक्स्ट में किस तरीके से दिखती है।
यहां तक मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रद्द करने के पीछे जो भारत की अपनी मंशा है वो क्या है। जब बांग्लादेश के द्वारा चीन के साथ ज़्यादा बेहतर संबंध बनाने की बात कही जा रही थी और बांग्लादेश के द्वारा ये कहा जा रहा था कि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र के हम ही केवल बेताज बादशाह हैं, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर आइए, निवेश कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो इन्हीं कारणों से भारत के द्वारा ये निर्णय लिया गया है और इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो दोनों स्तरों पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो ये चिकन नेक है, जो कि अपने आप में बहुत अधिक संवेदनशील इलाका माना जाता है, इस चिकन लेक वाले क्षेत्र के पास में ही बांग्लादेश के द्वारा एक निष्क्रिय एयरबेस को फिर से रिवाइव करने की भी बात चल रही थी और इस रिवाइव करने की व्यवस्था में चीन को भी शामिल करने की चर्चा यहां पर सामने आ रही थी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, यहाँ पर एक जो एयरबेस की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है लाल मोनिरहाट और इस कंटेक्स्ट में चीन के द्वारा यदि यहाँ पर बांग्लादेश को सपोर्ट किया जाता है इस एयरबेस को फिर से एक्टिव करने के कंटेक्स्ट में, तो निश्चित तौर पर चीन यहाँ पर उपस्थिति अपनी दर्ज करा देगा और चीन यदि यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा तो निश्चित तौर पर इस पार्टिकुलर इलाके के कंटेक्स्ट में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ संपर्क के कंटेक्स्ट में चैलेंज की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो इन्हीं परिस्थितियों में भारत के द्वारा इस तरीके के निर्णय लिए गए हैं कि बांग्लादेश जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है ये कतई स्वीकार्य नहीं है। अब फिर वही बात आ जाती है कि भाई भारत अपनी पहले पड़ोस की नीति के आधार पर जिस हिसाब से इन देशों के साथ आज तक संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा है, कहीं ऐसा न हो कि उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगने लगे। क्योंकि जहां एक तरफ म्यांमार, नेपाल, भूटान जैसे देशों को यहां पर लग रहा है कि बताइए हमारे साथ जो बांग्लादेश का व्यापार होता था इससे दिक्कत आ सकती है, अड़चन आ सकती है, दूसरी तरफ भारत के साथ बांग्लादेश जो है एक दुश्मनी वाला संबंध अपनाने की स्थिति में दिख रहा है। तो इन्हीं कारणों से यहाँ पर जो एक रणनीतिक स्थिति है या फिर भू राजनीतिक स्थिति है वो थोड़ी सी तनावपूर्ण हो गई है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज और समझिए, जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि भाई WTO का मामला यहाँ किस आधार पर उभरता है, इसको थोड़ा सा समझिए। हम लोगों ने जो चर्चाएं की उसमें यही देखा गया ना कि हम लोगों ने जो चर्चा की उसमें यही तो देखा गया ना, जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है इसको भारत के द्वारा समाप्त किया गया है। फैसिलिटी की समाप्ति है ना बांग्लादेश के साथ। इसके पीछे की वजह मैंने आपको बता दी है और क्या इसके इंपैक्ट्स पड़ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका यहां पर दिख सकती है। कैसे भाई? जो नेपाल और भूटान जैसे देश हैं या फिर म्यांमार जैसे देश हैं, ये जा सकते हैं WTO। विशेष करके नेपाल और भूटान तो निश्चित तौर पर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेपाल और भूटान लैंड लॉक्ड देश हैं, भू आबद्ध देश हैं। म्यांमार तो भू आबद्ध देश नहीं है, लेकिन जो नेपाल और भूटान हैं ये भू आबद्ध देश हैं। नेपाल, भूटान भू आबद्ध देश। भू आबद्ध देश का मतलब आपको पता है ना कि भाई वैसे देश जो चारों तरफ से अलग अलग देशों की सीमाओं से घिरे हुए हैं, ठीक है जी। अब ऐसे में जो WTO में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5, 1994 में जो GATT लाया गया था,
जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 में जो बातें कही गई हैं उसमें कहा गया है कि भाई यदि भू आबद्ध देश हैं तो उनके साथ में ट्रांसशिपमेंट या फिर जो पारगम्य व्यापार आदि की सुविधाएं हैं वो उनको मिलती रहनी चाहिए। इसमें किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। भू आबद्ध देशों को किसी भी स्तर पर पारगम्य व्यापार या फिर इस तरीके से जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसमें उनको कोई भी अड़चन यदि आती है तो वे हमारे पास में आ सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यदि उनको अड़चन महसूस होगी तो फिर उनकी जो वैश्विक व्यापार में पहुंच है इसमें दिक्कत आ सकती है। तो यहां पर ये जो अनुच्छेद 5 है ये इस कंडीशन में लागू हो सकता है कि भाई हमें तो दिक्कत महसूस हो रही है, भारत ने तो मना कर दिया है कि हम बांग्लादेश से कोई भी सामान लाने ही नहीं देंगे, तो ऐसे में क्या किया जाए। WTO ऐसे में फिर अपना विकल्प सुझा सकता है, भारत को इस कंटेक्स्ट में निर्देश भी दे सकता है। अब तो आगे देखने वाली बात होगी कि निर्देश देता है नहीं देता है, अभी तो भारत के द्वारा फिलहाल ये निर्णय लिया ही गया है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसे TFA कहा जाता है, इसका मतलब होता है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के आधार पर भी, इस समझौते के आधार पर भी जो लैंड लॉक्ड देश होते हैं, जो भू आबद्ध देश होते हैं, इनके साथ कोशिश की जाती है कि वैश्विक बाजार में इनकी पहुंच हो सके। इस लिहाज से इनके साथ जो भी तीसरे देश के माध्यम से व्यापार की गतिविधियां हैं उसमें कोई दिक्कत न आने पावे। यहाँ पर इस फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के माध्यम से भी ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं। यानी कि 2 स्तरों पर जो ये भू आबद्ध देश हैं इनको यहाँ पर WTO के माध्यम से संरक्षण मिल सकता है। ऐसे में जब ये वहाँ पर जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे WTO का, तो भारत को एट दैट टाइम फिर विचार करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। ये सारी जो गतिविधियां हैं दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इस टॉपिक के माध्यम से हमने जो भी महत्वपूर्ण पक्ष रहे उसके बारे में विस्तार से बातचीत की कि भाई ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को जो समाप्त कर दिया गया है बांग्लादेश के साथ, इसका मतलब क्या है, इससे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, भारत की जो अपनी यहाँ पर पहले पड़ोस की नीति है उसको किस तरीके से यहाँ पर देखने समझने की ज़रूरत है, क्यों भारत के द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया, और WTO के स्तर पर भारत को क्या कुछ यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की, ठीक है जी। इस सेशन को दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते जल्दी से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि GS को बेहतर तरीके से पूरा करें, कवर करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में जिसकी शुरुआत 11 अप्रैल से शाम में 6 बजे से हो रही है। आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही इसके जरिए अपनी GS की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।